हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। दोपहर के 1 बजे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट जो कि जेपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, उसका हम लोग सोशोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जेपीएससी बोला है कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो पूरी तरह से यूजीसी नेट के आधारित रहेगा, तो आपकी क्लासेस उसी आधार पर ही होने वाली है। साथ ही साथ रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशोलॉजी के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िए। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या तो कॉल या फिर व्हाट्सएप के द्वारा पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा। फिर आपको सोशोलॉजी का कीवर्ड मेरे द्वारा बनाया गया कीवर्ड आपको मिलेगा। एक 200 के जैसा आपको एनसीईआरटी का रहेगा, प्लस 500 प्लस के जैसा आपको जो प्रीवियस ईयर का कीवर्ड है वो मिलेगा। साथ ही साथ आपको 2100 वन लाइनर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। जिस दिन बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से आप लोगों का टेलीग्राम पे टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि अभी आप लोग नोट्स को पढ़िए, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसको आप लोग पढ़िए, उसको याद कीजिए और टेलीग्राम पे आके टेस्ट दीजिए। टेलीग्राम का जो टेस्ट है वो पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए फ्री है, उसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज और देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक वहाँ पे टेस्ट होगा और इससे आप लोगों का थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही प्रैक्टिस होते चलेगा। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास है इसके अंतर्गत हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा सिलेबस है, कौन से टॉपिक को हम लोग को पढ़ना होगा। तो चलिए, क्लास को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। अगर क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि क्लास की नोटिफिकेशन जैसे ही आप क्लास अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लोग जो ऑफिशियल क्वेश्चन बुकलेट है उसी से क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा ये सीरीज़ ए का है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक का जो क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का रहता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। उसके बाद 31 नंबर से आपका जीके जीएस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। टोटल इसमें क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका 70 तक का क्वेश्चंस जो है आपका जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 71 जो है वो आपका पेपर थर्ड यानी जो सोशोलॉजी है उसका क्वेश्चन है। तो उसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इधर जीके जीएस का क्वेश्चन देखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसे आप लोग उसको बाद में ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे आए हैं। यहाँ पे देखिए, पार्ट थर्ड जो है वो सोशोलॉजी का है, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह कथन किसका है? किसने समाजशास्त्र को एक शिल्प माना है? सी राइट मिल्स, एलेक्स इंकल्स, हर्बर्ट स्पेंसर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी का जो एग्जाम का पैटर्न है ये 5 ऑप्शन पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट मिल्स। किसने कहा है? सी राइट मिल्स ने कहा है। सी राइट मिल्स का अगर अन्य क्षेत्रों में योगदान के संदर्भ में बात की तो इन्होंने सामाजिक संरचना का अध्ययन किया था, शक्ति का सिद्धांत दिया था, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, साथ ही साथ आलोचनात्मक सिद्धांतों को भी इनके द्वारा दिया गया, इनके द्वारा सी राइट मिल्स जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज के लिए गेसल सॉफ्ट, ये कीवर्ड हो गया, इस शब्दावली का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? तो एफ टॉनिश के द्वारा। मैं जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आप लोगों को बताऊंगी। इससे क्या होगा कि कम समय में आप लोगों को सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, नहीं तो अगर चारों ऑप्शन में बोलूँ तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, गेसल सॉफ्ट ये क्या है? तो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका कि अर्थ होता है समाज या सोसाइटी।
ठीक है। और ये जर्मन समाजशास्त्री किसने दिए थे? एफ टॉनिज, फर्डिनेंड टॉनिज ने उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। उन्होंने जो सामाजिक संगठन था उसको 2 भागों में बांटा था। सामाजिक संगठन को कितने भागों में बांटा था? उन्होंने 2 भागों में। वे 2 कौन से थे? समुदाय और समाज। समुदाय के लिए उन्होंने गेमिनसॉफ्ट का प्रयोग किया था शब्दावली का, और समाज के लिए गेसेलसॉफ्ट का। तो ये आपका कीवर्ड हो गया, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? समिति अर्थात कमेटी, तो उसमें कौन सी विशेषता होती है? यहाँ पे बोला जा रहा है मूर्तता, प्रतीक, क्षेत्र, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मूर्तता। अब है कि समिति की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो समिति होती है, जिस कमेटी के आप सदस्य बनते हैं, वो मूर्तता लिए होता है, मतलब उसका स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। स्वैच्छिक सदस्यता होती है, मतलब हम जिस कमेटी के सदस्य बनते हैं वो हम अपने इच्छा के अनुसार हम उस कमेटी के सदस्य बनते हैं, ठीक है। औपचारिक संगठन होता है। संगठन कैसा होता है? तो औपचारिक, उसके अंतर्गत हमें संगठन देखने को होता है। व्यक्तिगत जो हित है उसको प्रभुत्व दिया जाता है, उसको प्रमुख स्थान दिया जाता है, क्योंकि उस कमेटी का गठन ही इसलिए किया जाता है कि कुछ व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है। संविदात्मक संबंध होता है, मतलब जब तक आपका वो हित का पूर्ति नहीं होता, आप उस समूह के सदस्य रहते हैं, उसके बाद फिर आप नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये विशिष्ट उद्देश्यों को एकीकृत करने के लिए बनाया जाता है। औपचारिक नियम और विनियमों द्वारा ये नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों के समस्त जीवन जीने का जो तरीका होता है उसको क्या होता कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति। ये हमारे जीवन जीने का तरीका है, लोगों का, हमारा, ठीक है। हम मनुष्य हैं, ठीक है। हम मनुष्य कहाँ रहते हैं? तो समाज के अंतर्गत रहते हैं। हमारी अपनी विचारधाराएं हैं, मूल्य हैं, विश्वास है, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, ठीक है। हमारा अपना पहनावा है, खान पान है, और यही सभी चीज़ें क्या है? समाज के अंतर्गत चलती है, और इनको ही संस्कृति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है कि समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है? समाजीकरण की कौन सा, किशोर के बाद कौन सा अवस्था आएगा? तो उसके बाद आता है युवा अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था का युवा अवस्था आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति एक बंद वर्ग, ये किसने कहा है? तो ये मजुमदार एवं मदन ने कहा है कि जाति क्या है? तो एक बंद वर्ग है, ठीक है। उन्होंने अपना जो शोध किया था उसके आधार पर उन्होंने जाति प्रणाली का अध्ययन किया और बताया कि जाति क्या है? तो एक बंद वर्ग है। इसमें हम जिस जाति के सदस्य रहते हैं हम उसी के ही सदस्य रहेंगे। विवाह होगा, ठीक है। खान पान का प्रतिबंध रहता है, ठीक है। कोई दूसरे जाति के लोग हमारे जाति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि जाति क्या है? तो ये एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? ठीक है, जो करप्शन हो रहा है उसका मूल कारण क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता, प्रजातंत्र के निम्न स्तर, स्वतंत्र जनसंचार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए, प्रजातंत्र, जब प्रजातंत्र का निम्न स्तर होता है तो हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है? जेंडर का मुख्य मुद्दा क्या है? तो उसको यौन उत्पीड़न से हम समझ सकते हैं। किससे? यौन उत्पीड़न में। यौन उत्पीड़न या फिर लिंग, ये सब क्या है? असमानता का मुद्दा है, ठीक है। और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं आपको मेनली कहाँ पे घरों में देखने को मिलेगा? घरेलू हिंसा के रूप में, शिक्षा में असमानता के रूप में, रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव के रूप में, परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 79 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है? कौन सी प्रक्रिया जो आर्थिक गतिविधियों में खुलापन की बात की जा रही है? तो उसको क्या बोला जाएगा? वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित होती है। और वैश्वीकरण क्या होता है? तो इसमें विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनके बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों में वृद्धि होता है, ठीक है। एक दूसरे के साथ हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बढ़ोतरी होगी, चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ग्राउंड यानी कि ग्लोबल विलेज, इस शब्दावली की अवधारणा किसने दी थी?
तो ये किनके द्वारा दिया गया था? मैक्लूहान के द्वारा। किसने दिया था? मैक्लूहान ने। किसमें दिया था? ये चीज़ को याद रखिएगा, उनके बुक का नाम था अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन। इसमें उन्होंने ग्लोबल विलेज की अवधारणा की बात की थी। अब है कि वैश्विक ग्राम होता क्या है? तो ये एक ऐसा विश्व है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, तो उसको ग्लोबल विलेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। संस्कृतिकरण आखिर होता क्या? ये कीवर्ड हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो निम्न जाति के लोग रहते हैं वो देखते हैं कि उनसे जो ऊंची जाति के लोग रहते हैं उनका समाज में कितना स्थान है, ऊंचा स्थान है, तो वो भी चाहते हैं कि उनके रीति रिवाजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा भी समाज में स्थान कैसा हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। तो यही जो प्रक्रिया एक दिन में तो होगा नहीं, तो ये प्रक्रिया है जो कुछ दिनों तक चलती रहेगी, हो सकता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होगी, तब जाकर जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनका समाज में स्थान ऊंचा हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति किस पर आधारित होती है? तो जाति आप लोग सभी जानते हैं कि जाति है ये जन्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है? ये सीखने की प्रक्रिया है, हम लोग आजीवन इसको सीखते हैं। सामाजिकरण क्या है? ये सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियां कुछ नहीं बल्कि वे पिछड़ी जाति के हिंदू हैं। जनजातियां क्या है? तो वो कुछ नहीं बल्कि वो पिछड़ी जाति के हिंदू हैं। यह कथन किनका है? तो ये कथन है जी.एस. घुड़िये का। किनका कथन है? जी.एस. घुड़िये का। नेक्स्ट है सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा किसने दी है? ये आपका कीवर्ड हो गया सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क। इसकी अवधारणा किनके द्वारा दी गई? तो गिलिन एवं गिलिन महोदय जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संस्थानात्मक विभाजन क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग ऊंचा नीचा का जो बात है सामाजिक स्तरीकरण करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? तो देखिए अंतर समूह और बाह्य समूह क्या हो गया? ये आपका कीवर्ड हो गया। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया। ये तो ये किनके द्वारा दिया गया है? आपका समनर के द्वारा। किनके द्वारा? समनर के द्वारा। इन्होंने अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी है। और अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक समूहों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सामाजिक विभाजन, एकता पर शोध कार्य किया है, अर्थशास्त्र और राजनीति अर्थशास्त्र में योगदान के संदर्भ में बात की है। और इनकी फेमस बुक का नाम क्या है? फोकवेज। इनकी फेमस बुक का नाम क्या है? फोकवेज। ठीक है, ये चीज़ भी याद की। फिर उन्होंने मोड्स के संदर्भ में बात की है। किसके संदर्भ में? मोड्स के संबंध में, जिसको कि मूड्स बोला, हिंदी में बोला था, इसके संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है? परिहास मतलब हंसी मजाक, तो किनके बीच रहता है? देवर भाभी और जीजा साली के बीच रहता है। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह की कितनी विधियाँ हैं? मनुस्मृति ने कितना बताया है? कितना है? तो 8 विधियाँ। ठीक है, कितना बताया है? 8 विधियाँ है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? ठीक है, जाति की विशेषता कौन सी नहीं है बोला जा रहा है। तो जाति तो देखिए जन्म पर आधारित होती है, तो ये तो विशेषता होगी। जाति के सदस्य अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, ये भी सही है। लेकिन व्यवसाय अनिश्चित होता है, जाति का व्यवसाय भी निश्चित होता है, और यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 91 कि वर्ग के व्यक्तियों की क्या बोला जा रहा है? तो क्या होता है? तो एक सी सामाजिक स्थिति। आप जिस क्लास के रहेंगे, अगर आप टीचर हैं तो आपका एक टीचर का क्लास होगा, ठीक है, स्टूडेंट है स्टूडेंट का क्लास होगा। तो इसकी क्या विशेषता है? तो वर्ग का जो निर्धारण है वो आय और संपत्ति से होता है, शिक्षा का स्तर से होता है, उसको प्रभावित करने वाले स्तरों से होता है, एक से सामाजिक परिस्थिति रहती है, व्यवसाय और पेशा क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है, जीवन शैली भी क्या होती है? वो सेम रहती है। तो एक से सामाजिक परिस्थिति से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पास किया गया था? पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून जो है वो कब पास किया गया था? तो 1947 में पास किया गया था। और यह जो कानून था ये भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों को ही इसको पूरक बनाने और युद्ध के जो वर्ष थे उसमें जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का जो मामला था उससे निपटने के लिए बनाया गया था। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बना,
और 1947 को नियम को बदलकर 1988 का नियम बना। ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी कानून अधिनियम, ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है गांव वापस चलो, गो बैक टू विलेज, ये नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कृषक समाज यानी पीजन सोसाइटी, कीवर्ड हो गया पीजन सोसाइटी, इसकी अवधारणा किसने दी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड। कृषक मतलब किसान कहाँ काम करते हैं? तो फील्ड में काम करते हैं, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, तो उस हिसाब से आपको जिसमें सूटेबल हो आप उसमें आंसर इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, पूछा जा रहा है कि ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? जो ग्रामीण नगरीय समाज है ये अवधारणा, तो ये किसको दर्शाती है? शहर और गांव का विलय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है, व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी कौन सी है? तो आपका जो पुनर्समाजी कहाँ हो रहा है? तो परिवार में होगा, मित्र समूह में होगा, धर्म के माध्यम से भी होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है लिंग की संरचना है, लिंग की संरचना किस आधार पर की जाती है? तो लिंग की जो संरचना है ये आपका सामाजिक आधार पर की जाती है। ठीक है, सामाजिक आधार पर लिंग की संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, समाजशास्त्र नाम कब दिया गया था? तो समाजशास्त्र नाम जो है ये 1838 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1838 में, अगस्त कॉम जी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है? कि ये समाजशास्त्र का उद्भव का कारण नहीं है, तो आपका वैश्वीकरण हो जाएगा, बल्कि राजनीतिक क्रांति भी था और प्रबोधन काल भी था, लेकिन वैश्विक क्रांति ग्लोबलाइजेशन नहीं था। इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अगर इच्छित हमारे इच्छा के अनुसार और मान्यता प्राप्त दिशा में अगर परिवर्तन होता है तो उसको प्रगति बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्रगति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्राथमिक समूह आपका कीवर्ड हो गया, किनके द्वारा दिया गया है प्राथमिक समूह की अवधारणा? आप लोग बताइए। और ये जो समूह से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले हैं, ये किनके द्वारा किया गया है? तो कूले महोदय के द्वारा। ठीक है, इनकी जो बुक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 1909 में उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, और उसमें वो बताए थे कि प्राथमिक समूह क्या होता है? तो वैसा समूह जो व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, जैसे परिवार हो गया, दोस्तों का समूह हो गया, पड़ोसी हो गया, ये सभी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएंगे। नंबर 102 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? किसको हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं मानते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है निश्चयात्मकता, सत्यापनशीलता, व्यक्तिनिष्ठता। तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता, ये व्यक्तिनिष्ठ जो है ना, ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें, समाजशास्त्र को हम विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको विज्ञान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण है? किसको हम बोल सकते हैं कि ये समिति है? ठीक है, तो जो एक श्रमिक संघ है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये समिति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाती है? ये किसको दर्शाती है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाती है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है? जो संयुक्त परिवार है उसे कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है? तो पश्चिमीकरण के प्रभाव के आने के कारण जो संयुक्त परिवार है वो विघटन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह किसका कथन है? तो हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार किनके द्वारा माना गया था? कपाडिया के द्वारा। किनके द्वारा? कपाडिया के द्वारा, के.एम. कपाडिया के द्वारा माना गया था। किसमें? तो उनकी जो बुक थी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इसमें उन्होंने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना था। और आपको आज का होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना काल क्या है? किस वर्ष इसकी रचना की गई थी? आप लोग प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक की रचना काल क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्य जातियों को हरिजन, ये नाम किनके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा उन्हें हरिजन, हरि का जन मैंने भगवान का जन, इस प्रकार से बोला गया था। नेक्स्ट है पंचऋण किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। पंचऋण किससे है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, मनुष्य का जो जीवन होता है वो 5 प्रकारों के ऋणों से गुजरता है, उसका पूरा जीवन पार होता है। और वो 5 ऋण कौन कौन से हैं? तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण, ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह क्या है? यह एक समझौता है। मुस्लिम विवाह क्या है? यह एक समझौता है। वहीं अगर हिंदू विवाह की बात की जाए तो वो एक धार्मिक संस्कार है। इसको भी याद कीजिएगा कि एम कपाड़िया के द्वारा ये बोला गया है। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार है? तो मुस्लिम विवाह में टोटल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार है? 3। कौन कौन सा? निकाह, मुताह और फासिद। निकाह विवाह क्या होता है कि ये सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला मान्यता प्राप्त विवाह होता है और यह शिया और सुन्नी दोनों प्रकार के जो मुसलमान समुदाय होते हैं उसमें प्रचलित है। और इसकी जो प्रकृति होती है ना वो स्थायी प्रकृति होती है। और जो मुताह विवाह होता है यह अस्थायी होता है, यह एक निश्चित समय तक ही होता है और यह विवाह विशेष रूप से शियाओं में देखने में मिलता है। फासिद, यह एक प्रकार का अनियमित विवाह है। निकाह में जब आवश्यक शर्तों की कमी होती है तो फिर फासिद विवाह ये कहलाता है। ठीक है, यानी कि निकाह, मुताह और फासिद ये 3 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है, तो ग्रामीण व्यवसाय मुख्यतः क्या है? कृषि व्यवसाय है। क्या बोला जाएगा? कृषि व्यवसाय ही ग्रामीण व्यवसाय बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं? तो यह तथ्य संकलन की प्रविधि है। सर्वेक्षण को क्या बोला जाता है? यह तथ्य संकलन की प्रविधि है। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको गणवेषणा करना, विवेचना करना, व्याख्या करना, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके टीआरई एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे स्टडी मटेरियल्स को कवर करवाया जाएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।